फ्रेंड्स वेलकम टू आरएम आईएएस यूट्यूब चैनल। हाल ही में अंडमान एंड निकोबार से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जहां पे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है उससे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अब आप वहां पे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है उसको अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट? देखिए बच्चों, अंडमान एंड निकोबार भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है। अगर मैं इसे एक स्ट्रेटेजिक यूनियन टेरिटरी कहूं तो ये गलत नहीं होगा। इसी स्ट्रेटेजिक यूनियन टेरिटरीज का एक एक्सपेंडेड मैप आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे। ऊपर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और उसके नीचे आता है निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड के भी सबसे बॉटम में एक एक आपको आइलैंड दिख रहा होगा, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? इसी ग्रेट निकोबार के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है जीएनआईपी, है ना। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोग्राम जो है ये लेके आई है। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये कैसे इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, क्या क्या डेवलपमेंट किया जाएगा, आज की क्लास में हम इसको ही देखेंगे। ठीक है। व्हाट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, क्या है इसको देखते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया था ये है आपका ग्रेट निकोबार का जो ये मैप है, ये है ग्रेट निकोबार। इट इज द लास्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार आइलैंड्स, और अंडमान एंड निकोबार का भी आखिरी आइलैंड है। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो इसका है वो है इंदिरा पॉइंट, जो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। राइट। अब इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पे हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। सी, द ग्रेट निकोबार आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इज द सदर्न मोस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इट लाइज क्लोज टू, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रेट निकोबार का हमारे लिए? इट लाइज क्लोज टू द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अ मेजर ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट। ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों, आप अगर पहले के मैप में देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये देखिए ग्रेट निकोबार जो है वो कहाँ है। यहाँ पे आता है बच्चों स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास में आपका ग्रेट निकोबार जो है ये पड़ता है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का बच्चों, जो मैं आपको स्टार मार्क कर रहा हूँ स्क्रीन पे, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल ठीक आगे पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार है ये एक मेजर ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट है, और हम इसी ग्रेट निकोबार को डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इज अ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव एनविजन टू ट्रांसफॉर्म द आइलैंड इनटू मॉडर्न लॉजिस्टिक, डिफेंस एंड इकोनॉमिक हब। हम यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं? हम लोग मॉडर्न लॉजिस्टिक सेंटर बनाना चाहते हैं, डिफेंस हब बनाना चाहते हैं, और हम यहाँ पे इसके मदद से मॉडर्न लॉजिस्टिक और डिफेंस हब बनाने के साथ साथ हम ग्रेट निकोबार को इकोनॉमिक हब भी बनाना चाहते हैं फॉर द वर्ल्ड। हम लोग वर्ल्ड के लिए इसे इकोनॉमिक हब भी बनाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत? द प्रोजेक्ट कंप्राइजेस सेवरल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है हम यहाँ पे बना रहे हैं। 5 चीजें हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बना रहे हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गैलाथिया बे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, ये है गैलाथिया नेशनल पार्क। इसका गैलाथिया नेशनल पार्क का जो बे है यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये है आपका गैलाथिया बे। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, यानी जो शिप्स अफ्रीका से इंडिया और इंडिया से साउथ चाइना सी जाती हैं तो उनके लिए एक मेजर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ पे मौजूद होगा। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहाँ पे मौजूद होगा, जहां से आप कंटेनर्स को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं वो है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा। उसकी लोकेशन सेकंड नंबर पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑन द मैप। यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्ड, हम बनाने जा रहे हैं गैस एंड सोलर पावर प्लांट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं आप लोगों का द पावर प्लांट जो है वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। देन
टाउनशिप एंड इंडस्ट्रियल हब हम बनाने जा रहे हैं थर्ड लोकेशन पर। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं टाउनशिप एंड इंडस्ट्रियल हब, और फिर इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरी जगह पर हम क्या बनाने जा रहे हैं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। कैंपबेल बे, जोगिंदर नगर और इस पूरे एरिया में हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, टूरिज्म हब बनाने जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि टूरिज्म भी यहाँ पे प्रमोट हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट इज एस्टिमेटेड टू यूज अबाउट 166 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द आइलैंड फॉर दीज फैसिलिटीज। ग्रेट निकोबार का जो पूरा आइलैंड है, इस ग्रेट निकोबार का 166 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूज होगा इन सबको बनाने के लिए, और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। राइट नाउ आगे बात करते हैं, ग्रेट निकोबार क्यों चूज किया गया, इसकी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव दिस प्रोजेक्ट इज फ्रेम्ड एज एडवांसिंग द टू कॉजेज, है ना, दो कॉजेज हैं यहाँ पे, टू कॉजेज यहाँ पे हमें मिलते हुए दिखते हैं। सबसे पहला कॉज है इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी एम्स को ये मजबूत करता है, जैसे बूस्ट द रीजनल ट्रेड थ्रू द इंप्रूव्ड पोर्ट लॉजिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे तो इसकी वजह से रीजनल ट्रेड को भी बढ़ोतरी मिलेगी। सेकंड, इट विल फैसिलिटेट टूरिज्म एंड जॉब क्रिएशन, यहाँ पे एनहेंस होगा। और तीसरा है एनहेंसिस कनेक्टिविटी टू द रिमोट आइलैंड कम्युनिटीज, जो यहाँ पे रिमोट आइलैंड कम्युनिटीज हैं वहां पे कनेक्टिविटी को भी एनहेंस किया जाएगा, जिससे ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार का जो है फायदा होगा। ये है इसका पहला कॉज। सेकंड कॉज की अगर बात करें तो सेकंड कॉज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस गोल्स। राइट, इसका क्या फायदा है ग्रेट निकोबार में बनाने का, इट विल एनहेंस द इंडियाज मैरीटाइम फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन रीजन। अभी तक हमने निकोबार आइलैंड्स को इतना डेवलप नहीं किया है, तो ग्रेट निकोबार को डेवलप करने से इंडियन ओशन रीजन में हमारी प्रेजेंस जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, हमारी जो प्रेजेंस है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। देन इट विल इंप्रूव द रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी फॉर द नेवल एंड एयर एसेट्स नियर द इंडो पैसिफिक चोक पॉइंट्स, दैट इज मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट्स, है ना, सुंडा स्ट्रेट ये एक और स्ट्रेट है। देन लॉम्बॉक स्ट्रेट, यहाँ पर भी हमारी जो मैरीटाइम प्रेजेंस है उसको और ज्यादा क्या मिलेगी, और ज्यादा सुविधा मिलेगी। Third is it will reduce dependency on the foreign transshipment hub like Singapore and Colombo, है ना, कोलंबो इज इन श्रीलंका। तो अभी तक जो ट्रांसशिपमेंट हब है ये कोलंबो या सिंगापुर के ऊपर ही निर्भर होता था इंडियन ओशन रीजन में, लेकिन अब ग्रेट निकोबार में बनने से इंडिया को मॉनेटरी फायदा तो देखो बच्चों है ही, लेकिन ट्रांसशिपमेंट हब बनने से पूरी दुनिया का अट्रैक्शन पॉइंट भी अब इंडिया बनेगा। देन इसका एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है, इट विल एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। देखिए कई पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपने फुटप्रिंट्स को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ा रहा है, लेकिन भारत जो है इसको ऐसे नहीं देखता है। भारत इस मूव को बहुत केयरफुली एग्जामाइन करता है और इसीलिए ग्रेट निकोबार को चुना गया है। व्हाई? बिकॉज जो मलक्का स्ट्रेट है वो चाइना की लाइफलाइन है बच्चों, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मलक्का स्ट्रेट इज द लाइफलाइन ऑफ चाइना, और अगर मलक्का स्ट्रेट क्लोज कर दिया गया तो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 60% चाइना का ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से ही होके गुजरता है। तो अगर इंडिया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप करता है इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और चाइना के लिए एक हैवी ब्लो साबित होगा। राइट, इसके एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न्स की भी बात कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों को पता है कि भाई दिस प्रोजेक्ट हैज अट्रैक्टेड स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म, ये बात बिल्कुल सही है कि ह्यूज एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है इस प्रोजेक्ट को, लेकिन आपको ये चीज भी पता होगी कि अभी हाल ही में एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उसने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है। यानी आज की तारीख में ही जो एनजीटी है उन्होंने इसे क्लियरेंस दे दी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने इसको क्लियरेंस दे दी है, और साफ साफ कहा है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के जो नॉर्म है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के जो नॉर्म है, उसमें एडिकेट सेफगार्ड्स ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं,
तो देयर इज नो गुड ग्राउंड टू इंटरफियर। एनजीटी ने साफ साफ कहा है कि इस प्रोजेक्ट में इंटरफेयर करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जब 3 साल पहले, ये 2023 में ही चला गया था बच्चों। 2000 एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है 2022 में दिया था और एनजीटी के पास 2023 में गया था। तो तब इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था ना बच्चों, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 70,000 करोड़। ठीक है, जब 2023 में ये एनजीटी के पास गया था। बट एज ऑफ 2026 अब इस प्रोजेक्ट का कुल कॉस्ट कितना आ गया है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे, इट इज 92,000 करोड़। तो जो एक्स्ट्रा 22,000 करोड़ रुपए है, ये टैक्स पेयर के पैसों से भरा जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है, लेकिन एनवायरमेंट और डेवलपमेंट की ये लड़ाई हमेशा से चलती आ रही थी और इसका भुगतान हम लोगों को हमेशा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्या एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म है, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहली चीज है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इकोसिस्टम डैमेज। जो यहाँ पे होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे द प्रोजेक्ट entails clearing of approximately 13,000 plus hectares of primary rain forest। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट, और आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो 13,000 हेक्टेयर्स ऑफ प्राइमरी रेन फॉरेस्ट यहाँ पे क्लियर होगा, विच विल पोटेंशियली जो है मिलियंस ऑफ ट्रीज जो है, लाखों में पेड़ यहाँ पे काटे जाएंगे। राइट, अब पेड़ के काटने का नुकसान क्या होगा, लॉस ऑफ ट्री कवर विल इंक्रीज द सरफेस रन ऑफ, सेडिमेंटेशन एंड सॉइल इरोजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इसका इंपैक्ट है बायोडायवर्सिटी को जो थ्रेट पहुंचेगा वो और भी ज्यादा है। आपको पता है जो गैलाथिया बे है जहां पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा है, इट होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर लेदर बैक टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड। तो लेदर बैक टर्टल जो है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेदर बैक टर्टल जो है ये वहां का नेस्टिंग ग्राउंड है, यानी वहां पे ये अंडे देने आते हैं। राइट, तो अगर आप गैलाथिया बे में अगर आप ट्रांसशिपमेंट कॉरिडोर बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि लेदर बैक टर्टल अपने अंडे वहां पे नहीं देगा भाई, उसे भी तो अपने जो जो उसके बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है। तो लेदर बैक टर्टल का नेस्टिंग ग्राउंड समाप्त हो जाएगा। और आपको पता है कि लेदर बैक टर्टल आईयूसीएन लिस्टेड एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो अब अगर वहां का नेस्टिंग ग्राउंड समाप्त होता है तो वहां की बायोडायवर्सिटी को भी थ्रेट पहुंचेगा। दूसरा इसका कारण है द रिच इकोसिस्टम इंक्लूडिंग कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, mud flats and rare birds and reptile species will face disruptions। तो आप डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन जो वहां की नेचुरल बायोडायवर्सिटी है, उसका नेचुरल बायोडायवर्सिटी का जो लॉस है उसको कैसे भरपाई की जाएगी, ये अभी तक किसी ने भी बात नहीं की है। Another criticism that was faced in this environmental criticism जो फेस हुआ है वो क्या है, मरीन एंड कोस्टल रिस्क भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। डेट इज कंस्ट्रक्शन एंड ड्रेजिंग कैन डैमेज द कोरल रीफ्स एंड चेंज द कोस्टल डायनामिक्स। जो वहां का तटीय इलाके का जो इकोसिस्टम है, जलवायु है, उसको पूरी तरह से बदल सकता है। और जो चेंजेस आएंगे ये इररिवर्टेबल चेंजेस होंगे, इसको वापस रिवर्ट नहीं किए जा सकते। राइट, क्लाइमेट और जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज एक और एंगल है जो हमें इस डेवलपमेंट के साथ देखने को मिलेंगे। डेट इज ग्रेट निकोबार लाइज इन सिस्मिकली एक्टिव जोन, है ना। 2004 इंडियन ओशन सुनामी जो उठी थी वो यहीं से उठी थी, जिसने चेन्नई में जाके तबाही मचाई थी। राइट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन लो लाइंग कोस्टल रीजन इंक्रीजेस द रिस्क फ्रॉम अर्थक्वेक, सुनामी, इरोजन एंड सी लेवल राइज से हमें वहां पे खतरा है। तो क्या ये प्रोजेक्ट लंबे टाइम के लिए सस्टेनेबल रहेगा, नहीं रहेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। राइट, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें वहां की इंडिजीनियस कम्युनिटीज में भी देखने को मिलेगा। इंडिजीनियस कम्युनिटी मतलब जो ट्राइब्स वहां पे रह रही हैं, जो ट्राइबल लोग वहां पे रह रहे हैं, उन पे भी हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो कौन कौन से ट्राइबल हैं, है ना। दिस आइलैंड इज होम टू द टू मेजर ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, इन्हें कलेक्टिवली एक नाम से जाना जाता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, इन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है मोंगोलॉइड्स।
ठीक है, कभी आपसे प्रीलिम्स में पूछें तो निकोबार के अंदर जो रहता है, निकोबार के अंदर दो ट्राइब्स रहते हैं, इन दोनों को कहा जाता है मंगोलॉइड्स। ये आपको पता होना चाहिए, इन्हें कलेक्टिवली मंगोलॉइड बोला जाता है। और ये दो ट्राइब कौन से हैं? सबसे पहला है निकोबारीज, राइट। सो निकोबारीज जो हैं दे आर एंगेज्ड इन हॉर्टिकल्चर, हंटिंग, पिग रियरिंग एंड फिशिंग, ये इनका मेजर ऑक्यूपेशन है। और सेकंड ट्राइब जो है वो है शोम्पेन, राइट। तो जो शोम्पेन है ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इट इज अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड मरीन रिसोर्सेज एंड लिविंग इन रिलेटिव आइसोलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लिविंग इन रिलेटिव आइसोलेशन, ये बिल्कुल भी लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। तो अगर आप ग्रेट निकोबार आइलैंड पे जब आप रहेंगे या यहाँ पे आप लोगों का आवाजहन करेंगे, आवागमन करेंगे, बाहर से फॉरेन नेशनल्स आएंगे, तो निकोबारीज और शोम्पेन ट्राइब का क्या होगा जो अभी तक लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, और इनके जो राइट्स हैं, इनके फॉरेस्ट राइट्स या इनके जो, चाहे राइट्स कोई भी हो, चाहे फॉरेस्ट राइट्स हों या इनके सिविल राइट्स हों, उनका क्या सरकार ने सोचा है ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, राइट। और इन दोनों ट्राइब को क्या कहा जाता है? मंगोलॉइड ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। सो व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय दीज ट्राइब्स? सबसे पहला, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है उस पर उसको खतरा पैदा होगा। सेकंड, ओवरलैप ऑफ प्रोजेक्ट एरिया विद द ट्राइबल रिजर्व्स, है ना, 84.10 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये प्रोजेक्ट एरिया जो है ये ट्राइबल रिजर्व्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। और कितना ओवरलैप कर रहा है? छोटा मोटा नहीं कर रहा है, 160 स्क्वायर किलोमीटर का तो कुल प्रोजेक्ट ही है, उसमें से 84 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये ट्राइबल रिजर्व्स के साथ इसका जो है मिसमैच हो रहा है, विच इज रेजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कंसर्न। सेकेंड एलिगेशन इस पे लगा है, एलिगेशन ऑफ इनएडिक्वेट ग्राम सभा कंसल्टेशन एंड इनकम्प्लीट राइट सेटलमेंट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत जो है वहां पे ग्राम सभा कंसल्टेशन नहीं किया गया है और राइट सेटलमेंट के बारे में नहीं बात की गई है, राइट। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो था आपकी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। अब कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में। देखिए, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, है ना, इट सेपरेट अंडमान एंड इट सेपरेट निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे कार निकोबार और लिटिल निकोबार को भी कौन सेपरेट करता है? सैम्ब्रेरो चैनल जो है ये सेपरेट करता है। और ग्रेट निकोबार के ठीक नीचे आता है ग्रेट चैनल, जो है ये इंदिरा पॉइंट के नीचे, ग्रेट निकोबार आइलैंड के नीचे आता है, ठीक है। अगर हम पूरे आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं यहाँ पे कुल 500 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, 500 प्लस आइलैंड्स आर प्रेजेंट। इसकी जो कैपिटल है, ये कैपिटल आप लोगों की कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल, ठीक है। अंडमान के अंदर ये आपको पता होना चाहिए, जैसे निकोबार के अंदर मैंने आपको दो आप लोगों को बताए थे ना बच्चों के, निकोबार के अंदर दो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, निकोबारीज एंड शोम्पेन। वैसे ही अंडमान के अंदर भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, अंडमान होस्ट 4 ट्राइबल ग्रुप्स, 4 ट्राइबल ग्रुप्स। अंडमान होस्ट 4 ट्राइबल ग्रुप्स, और इन 4 ट्राइबल ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली रूप से इन्हें बोला जाता है नेग्रीटो। इन्हें क्या बोला जाता है? नेग्रीटो या निग्रीटो बोला जाता है, ठीक है। और इन निग्रीटो में 4 ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। कौन कौन से 4 ट्राइबल ग्रुप्स हैं आपको बता दूं? ग्रेट अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज, जरावा, है ना, देन ओंगे, ओंगे एंड सेंटिनलीज, सेंटिनलीज,
है ना, ये 4 ट्राइब जो हैं ये रहते हैं और इन चारों को बोला जाता है नीग्रिटो और ये कहाँ रहते हैं अंडमान में रहते हैं। ठीक है, और अंडमान जो है यहीं पे अंडमान के ही साउथ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड, आप आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे कि जो नारकोंडम आइलैंड है, नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो दो आइलैंड हैं दे आर द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। भारत के ज्वालामुखी अगर कोई है, एक्टिव ज्वालामुखी कोई है तो वो कौन से हैं, वो आपके नारकोंडम और बैरन आइलैंड जो है यहाँ पे मौजूद है। अगर अंडमान एंड निकोबार के ऑफिशियल, अगर मैं ये भी आपको पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार का ऑफिशियल एनिमल कौन सा है, अगर कभी आपसे पूछ लें तो ऑफिशियल एनिमल अंडमान एंड निकोबार का कौन सा है, डुगोंग, जिसको सी हॉर्स भी कहते हैं। तो डुगोंग जो है ये अंडमान एंड निकोबार का ऑफिशियल एनिमल है। ठीक है, और ऑफिशियल बर्ड कौन सा है, अगर आपसे बर्ड पूछा जाए तो ऑफिशियल बर्ड भी आपको पता होनी चाहिए। ऑफिशियल बर्ड कौन सी है, ऑफिशियल बर्ड है वुड पिजन, वुड पिजन इज द ऑफिशियल बर्ड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके आज का वीडियो। इफ यू वांट फ्री पीडीएफ ऑफ दिस टॉपिक ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज IAS आरंभ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस टॉपिक की फ्री पीडीएफ या जेपीजी अवेलेबल हो जाएगी। राइट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू वॉच सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। I will see you in the another video with such informative topics. Till then, take very good care of yourself. Sayonara. Take care. Bye bye.